हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज देखेंगे इस वीडियो में। तो मैंने ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये नोट्स के फॉर्म में पूरे प्रिपेयर किए हैं। मैं इसको अभी आपके साथ डिस्कस भी करूँगी और इन नोट्स का, इन एक्सरसाइजेज का अगर आपको PDF वर्जन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं PDF इसका शेयर कर दूँगी। Okay, so question number 1, select the correct word from the following list and fill in the blanks। ठीक है, ये fill ups दिए हुए हैं और कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं जैसे कि फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। इनमें से ही आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से fill in the blanks में कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएटली आएगा। तो नंबर 1 इज़ द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज़ कॉल्ड। की तरीके के प्लांट्स बहुत ही बड़े तादाद में, बहुत ही बड़ी स्केल में एक फील्ड में उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? क्रॉप, फसल कहा जाता है। ओके। नंबर 2 इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो जो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग ने इस चैप्टर को डिटेल में देखा था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मीन्स मिट्टी की तैयारी करनी पड़ती है, मिट्टी को लूज़ करना पड़ता है बिफोर सोइंग सीड्स। नंबर 3 इज़ डैमेज्ड सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं वो अंदर से क्या होते हैं? खोखले होते हैं, उनमें वेट नहीं होता, उनमें वजन नहीं होता है। इस वजह से जब आप उसको पानी में डालते हैं ऐसे सीड्स को तो वो ऊपर ऊपर फ्लोट तैरते हैं। ठीक है, फ्लोट विल बी द राइट आंसर। फोर्थ इज़ फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल इज़ एसेंशियल। तो जब क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उनको सनलाइट तो चाहिए होती है, उसके साथ साथ मिट्टी से क्या क्या चाहिए होता है? 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो वाटर चाहिए होता है और दूसरा मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द मैचिंग। मैचिंग में एक साइड में कॉलम ए में क्या मेंशन है? खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड फोर्थ इज ऑर्गेनिक मैन्योर। कॉलम बी में क्या क्या मेंशन है? फूड फॉर कैटल, बी यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, सी एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग एंड प्लांट वेस्ट, डी वीट, ग्राम, पी एंड फिफ्थ इज पैडी एंड मेज। खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं जो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं? तो पैडी और मेज, मक्का और धान यानी चावल, ये क्या है? खरीफ क्रॉप्स हैं। तो हमने मैच कर दिया फर्स्ट को ई से। रबी क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं जैसे कि वीट, गेहूँ, चना और मटर। तो इसकी मैचिंग कर दी हमने डी के साथ। केमिकल फर्टिलाइजर्स मीन्स जो केमिकली बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर्स, उनका देखिए द करेक्ट ऑप्शन इज बी, यूरिया, सुपर फॉस्फेट। ये क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। और ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर खाद जो ऑर्गेनिक बनती है वो किससे बनती है? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग एंड प्लांट वेस्ट। मतलब काऊ के डंग और जो भी प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके बनाया जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 1, 2, 3, 4 का? EDBC। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो खरीफ क्रॉप्स अभी हमने मैचिंग में भी देखा जो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं, लाइक पैडी, मेज, जिनको वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। रबी क्रॉप्स जैसे वीट, ग्राम। ओके, 2 एग्जाम्पल्स ये हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ टॉपिक्स गिवन हैं और उन पे आपको पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो तैयारी, जो फर्स्ट स्टेप होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में वो है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप को ग्रो करने से पहले, इनफैक्ट बीज बोने से पहले जो सबसे पहला स्टेप जो आप लेते हो वो लेते हो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। कैसे तैयार करना पड़ता है? इट इन्वॉल्व्स टर्निंग ऑफ द सॉइल एंड लूजन इट। मीन्स मिट्टी को उलट पुलट करना पड़ता है, ऐसा करने से मिट्टी लूज हो जाती है। This allows the roots to penetrate deep into the soil so that the roots can breathe easily। ऐसा करने से क्या होता है कि जड़ें जो हैं प्लांट की वो ईजिली अंदर तक पेनिट्रेट कर पाती हैं मिट्टी में और बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाती हैं। ब्रीथ करने का मतलब क्या है कि एयर का जो आना जाना है मिट्टी के अंदर, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो ईजी हो पा रहा है। The loosened soil also helps in the growth of earthworms and microorganisms present in the soil। तो ये जो लूजन सॉइल हो जाती है, मिट्टी जब
पोली हो जाती है, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे जीवाणु जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स हो गए, तो ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो ये जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं ना, मिट्टी को उलटने पलटने वाले जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस का एक नाम होता है टिलिंग या फिर प्लोइंग। ये होता किस टूल से है? ये प्लो की हेल्प से होता है। प्लो मीन्स हल, हल की मदद से प्लोइंग की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोइंग। सोइंग मतलब बुआई, बीज का बोना, है ना, बीज जब हम बोते हैं उसको सोइंग कहते हैं। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन में जो सेकेंड स्टेप आता है, अब भाई मिट्टी तैयार हो गई, अब उसके बाद बीज को बो दिया जाता है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। बट इसमें भी ये है कि पहले गुड क्वालिटी सीड्स सेलेक्ट किए जाते हैं, मतलब ऐसे सीड्स नहीं बोने चाहिए जो डैमेज्ड हो, जो अंदर से खोखले हों। गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड बिकॉज द सीड्स गिव अ हाई ईल्ड, मतलब जिस तरीके का आप बीज बोएंगे उसी तरीके की फसल तैयार होगी। सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो सीड ड्रिल टूल होता है, मशीन होती है, बेसिकली एक तरीके का इम्प्लीमेंट होता है जो ट्रैक्टर के पीछे अटैच होता है, और जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे को मूव करता है तो पीछे सीड ड्रिल जो होता है उसमें सीड्स होते हैं, तो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सीड्स का पूरे खेत में हो जाता है। जगह जगह पर सीड्स जो है वो मिट्टी में गिर जाते हैं, दब जाते हैं। दिस टूल सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेज एंड डेप्थ्स। दो चीज़ें हैं, क्या होता है कि एक तो प्रॉपर डिस्टेंस, मतलब हर एक सीड के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होती है। ऐसा नहीं होता कि एक जगह बहुत सारे सीड्स गिरा दिए गए, एक जगह कम हो गए, ऐसा नहीं होता। हर एक सीड के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होता है। और डेप्थ मतलब गहराई, मतलब ऐसा नहीं कि वो ऊपर ऊपर ही मिट्टी पे पड़े हुए हैं, थोड़े से अंदर दब जाते हैं। अगर ऊपर से ही सीड्स डाले गए तो बर्ड्स उनको खा जाते हैं और उसके बाद वो सीड्स ग्रो ही नहीं करेंगे, हैं ही नहीं वहाँ पे सीड्स, तो इस वजह से थोड़े अंदर मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, तो ज़्यादा सेफ हो जाते हैं सीड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। तो यहाँ पे मैनुअल लेबर कम है, ट्रैक्टर की हेल्प से हो रहा है, एक साथ बहुत सारे सीड्स बो दिए जाते हैं, तो टाइम और लेबर जो है वो सेव हो जाता है। वीडिंग, वीडिंग क्या होता है? सबसे पहले देख लेते हैं वीड्स क्या होता है। वीड्स वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी एक्चुअल फसल के साथ उग जाते हैं। इन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर जब हम करते हैं, वीड्स को जब रिमूव करा जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इन अ फील्ड मैनी अनवांटेड प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। क्रॉप जो फसल है उसके साथ नेचुरली अपने आप कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जिन्हें हम वीड्स कहते हैं। तो वीडिंग की हेल्प से इन वीड्स को निकाल दिया जाता है। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। क्यों निकाला जाता है? मतलब ये भी ग्रो करते जाएंगे, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ग्रो करते रहें, इनसे कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, बट हो रहा है। जब ये वीड साथ साथ हमारी फसल के साथ ग्रो करते हैं तो ये भी पानी, न्यूट्रिएंट्स जो भी सॉइल से जो हमारी फसल को चाहिए वो ये भी लेने लगते हैं मिट्टी में से, ये एब्जॉर्ब करने लगते हैं, साथ ही साथ सनलाइट लेने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये साथ साथ कॉम्पीट करने लगते हैं एक्चुअल फसल के। तो जो पूरी चीज़ें, जो पूरा पोषण जो है हमारी फसल को मिलना चाहिए वो आधा आधा हो जाता है, वीड्स भी उनको एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो इस वजह से जो हमारी एक्चुअल फसल होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। Thus, they affect the growth of the crop. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. तो जो बेस्ट टाइम है इन वीड्स को हटा देने का, जो सही समय होता है वो तब होता है जब इनमें फ्लावर्स ना उगे, जब इनमें सीड्स ना आ जाएं। क्योंकि एक बार अगर इनमें फ्लावर आ गए, सीड्स आ गए, तो वो सीड्स भी खेत में जो है गिर जाएंगे और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी वीड्स की। तो जब ये छोटे छोटे से उगने शुरू होते हैं तभी इनको हटा देना सही समय होता है। वीड्स को मैन्युअली भी हटाया जाता है, मीन्स हाथ से भी इनको उखाड़ दिया जाता है। अगर कम इनकी जो क्वांटिटी है वो कम है, नंबर ऑफ़ वीड्स कम है, तो हाथ से भी इनको मैन्युअली हटाया जाता है। साथ साथ में केमिकल्स का यूज़ भी किया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स केमिकल हैं जिनका यूज़ करके, जिनका छिड़काव किया जाता है तो वीड्स जो है वो किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लाइक 2,4-D। 2,4-D एक बहुत ही पॉपुलर वीडीसाइड है, केमिकल है। फोर्थ इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चाफ। चाफ इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द ग्रेन। ग्रेन समझते हैं, ग्रेन मीन्स दाना, अनाज जिसकी फसल तैयार हुई है, तो उस अनाज, उस दाने के ऊपर एक छिलका होता है
जिसको चाफ कहते हैं। तो इस छिलके से जब दाने को अलग किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, है ना, अलग अलग जब सेपरेट किया जाता है, छिलका अलग और दाना अलग, उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये करा कैसे जाता है आजकल, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे अगर फसल उगी है तो उसको हम मैन्युअली नहीं कर सकते हैं, तो कंबाइन एक मशीन होती है, उसकी हेल्प से किया जाता है। कंबाइन क्या होता है? हार्वेस्टर और थ्रेशर का कॉम्बिनेशन होता है। हार्वेस्टर वो मशीन होती है जिससे ट्रैक्टर में अटैच होता है, कटाई होती है। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई, जब फसल पक के तैयार हो गई तो उसकी कटाई होती है, तो हार्वेस्टर से होता है वो। अब हार्वेस्टर के साथ ही थ्रेशर भी अटैच कर दिया जाता है, मीन्स उसमें एक एडिशनल टूल अटैच कर दिया जाता है, तो साथ साथ में कटाई भी हो रही है और साथ साथ में भूसा जो है, जो छिलका है, वो अलग हो रहा है और एक्चुअल जो अनाज है, दाना है, वो अलग हो रहा है। तो किसकी हेल्प से होता है? कंबाइन कहते हैं इस मशीन को। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर ऐड किए जाते हैं जब क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो ऐड किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। क्यों ऐड किए जाते हैं? इनकी क्या रिक्वायरमेंट है? इनसे ये होता है कि ये एडिशनल जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, प्लांट को सपोज एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, मिट्टी में वो चीज़ नहीं है, तो ये एडिशनली डाला जाता है, खाद डाला जाता है, जिससे जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हों प्लांट के लिए वो उनको मिल सकें समय पर। तो अब ये दो नाम आ गए, फर्टिलाइज़र और मैन्योर। दोनों का काम यही है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ये, बट ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स में डिफरेंट देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट इज़ मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर क्या होता है? एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। Whereas fertilizer is an inorganic substance या salt। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मीन्स ये नेचुरल नहीं होता है, ये आर्टिफिशियल होता है। मैन्योर क्या हो गया? नेचुरली प्रिपेयर किया जाता है, नेचर से में जो चीज़ें हैं उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती है। और फर्टिलाइज़र क्या होता है? कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक होता है, आर्टिफिशियल होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर खेतों में ही तैयार कर लिया जाता है। वेयर एज फर्टिलाइज़र इज सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स प्योरली केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स का यूज़ करके इनको कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। नंबर 3 इज इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस का क्या काम होता है? फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है, जो क्षमता होती है अच्छी फसल उगाने की, उपजाऊ शक्ति जो होती है वो बढ़ा देता है ह्यूमस। तो मैन्योर क्योंकि नेचुरली है, काउ डंग और एनिमल वेस्ट से बनता है, प्लांट वेस्ट से बनता है, तो ह्यूमस प्रोवाइड कर देता है मिट्टी में। बट फर्टिलाइजर्स केमिकल से बने होते हैं, उनका नेचुरल सब्सटेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से फर्टिलाइजर्स मिट्टी में कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज इट इज़ स्लोली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। मैन्योर बहुत ही स्लोली एब्जॉर्ब करता है प्लांट, जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्लांट स्लोली एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत तेज़ी से ये काम नहीं करते हैं मैन्योर्स। वेयर एज फर्टिलाइजर्स क्या होता है? बहुत तेज़ी से काम करते हैं, प्लांट जो है तुरंत इनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नंबर 5 इज़ इट इज़ नॉट रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर क्योंकि नेचुरली मेड होता है, इसमें बहुत स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, मतलब बहुत न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता है। वेयरएज फर्टिलाइज़र इज़ रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं फर्टिलाइज़र। क्यों? क्योंकि केमिकली बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में बन रहे हैं, हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो हमने डाल दिया फर्टिलाइज़र के अंदर, तो न्यूट्रिएंट रिच हो गया, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हो गया फर्टिलाइज़र। इसीलिए फार्मर्स ज़्यादातर यूज़ फर्टिलाइज़र्स का करते हैं, क्योंकि एक तो बहुत तेज़ी से काम करता है फर्टिलाइज़र, दूसरा हमें जिस भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसी न्यूट्रिएंट से संबंधित फर्टिलाइज़र अवेलेबल है और उसका यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन फर्टिलाइज़र के एक्सेसिव यूज़ से प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचता है और कहीं ना कहीं मिट्टी का जो टेक्सचर है, उसकी जो कैपेबिलिटी है अच्छी फसल को ग्रो करने की, वो भी ख़राब होने लगती है। मिट्टी पोरस नहीं रहती, मिट्टी ख़राब हो जाती है फर्टिलाइज़र के ज़्यादा इस्तेमाल से। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या होता है पहले तो आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद 2 मेथड्स बताने हैं इरिगेशन के, इनसे वाटर कंजर्व हो सके, मतलब वाटर की ज़्यादा वेस्टेज ना हो।
सो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। वाटर जैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी रिक्वायरमेंट वाटर की बहुत होती है। विदाउट वाटर क्या होगा, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाई दी प्लांट रूट्स। प्लांट के जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट के स्टेम से होते हुए लीव्स तक और सभी एक एक पार्ट में प्लांट के वाटर पहुंच जाता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। मिट्टी में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर जो खाद डाली गई है उसके न्यूट्रिएंट्स भी मिट्टी में होते हैं। अगर वाटर नहीं दिया जाएगा मिट्टी में तो प्लांट्स मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर के साथ ही मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में है ये वाटर के साथ ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू, और जगह जगह पर प्लांट के हर एक हिस्से में न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। Hence, to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. तो मिट्टी में एक मॉइस्चर, एक नमी हमेशा बनी रहे और प्लांट की जो ग्रोथ है, क्रॉप की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से हो सके, फील्ड्स में वाटर को रेगुलरली देना बहुत ज़रूरी होता है। मीन्स खेत में रेगुलरली सिंचाई का होना बहुत ज़रूरी होता है। द सप्लाई ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। तो इसी सप्लाई ऑफ वाटर को, जो पानी जो समय समय पर दिया जाता है खेतों में, उसी को क्या कहा जाता है, इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, पानी के स्रोत क्या होते हैं जहाँ से इरिगेशन सिंचाई की जाती है खेतों की। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। कुएँ हो गए, ट्यूबवेल हो गए, तालाब हो गए, लेक्स, नदियाँ, डैम्स बने होते हैं, कैनाल्स, नहरें वगैरह जो होती हैं, इन सब से पानी खींच के खेतों तक पहुँचाया जाता है। टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। ये दोनों मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, आजकल इन्हीं का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है। इन मेथड्स में पानी का वेस्टेज कम से कम होता है। सबसे पहले देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो जहाँ पे सफिशेंट वाटर नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम इसके लिए बहुत मददगार होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन। क्या मतलब इसका, पहले तो देखें, ये जैसे यहाँ पे एक टैंक है या वेल है, तो यहाँ से मेन पाइपलाइन आती है, ठीक है। इस मेन पाइपलाइन में क्या होता है, पानी आ रहा है। अब इससे क्या है, यहाँ पे ऐसे साइड्स में ये खेत है, खेत में ऐसे पाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है। इन पाइप्स में परपेंडिकुलर पाइप्स और छोटी छोटी और पाइप्स लगी हुई हैं, ऐसे परपेंडिकुलर पाइप्स। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब होता है व्हेन टू लाइन्स आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल। ये लाइन हो गई ऐसे और फिर ये ऐसे स्ट्रेट है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री एंगल, तो ये क्या कहा जाएगा, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो ऐसे मेन पाइपलाइन से ऐसे परपेंडिकुलर कई सारी पाइप्स ऐसे अटैच होती हैं, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है। अब इन पाइप्स के ऊपर रोटेटिंग नोजल लगाओ, तो रोटेटिंग मीन्स ये मूव करता है। तो जब पानी आया इस मेन पाइपलाइन में, तो ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं इनमें भी गया और पूरे प्रेशर के साथ ऐसे पूरे खेत में गिरने लगता है, जैसे लगता है जैसे बारिश की तरह ये होता है। और ये जो नोजल्स हैं ये रोटेट करती हैं, गोल गोल मूव करती हैं, तो हर एक हिस्से में पानी जो है वो पहुंचता रहता है। तो यही यहाँ पे मेंशन है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो, जब वाटर रिलीज किया जाता है मेन पाइपलाइन के अंदर, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। इन रोटेटिंग नोजल से ये पानी बाहर को, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। तो जैसे बारिश हो रही है इस तरीके से पूरे खेत में ये गिरने लगता है पानी। सेकेंड मेथड इज ड्रिप सिस्टम। The system provides water to plants drop by drop just at the position of the roots. यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे भी सिस्टम वही है, मेन पाइपलाइन होती है और उससे छोटी छोटी और पाइपलाइंस पूरी खेतों में ऐसे फैल जाती हैं। अब यहाँ क्या होता है कि सिर्फ सीधा रूट्स पे ही पानी दिया जाता है। मीन्स यहाँ पे जब पानी रिलीज़ किया जाता है तो पानी ड्रॉप करके रूट्स में पहुँचता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल इन दिस सिस्टम। बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता है, जितना पानी की रिक्वायरमेंट है जड़ों में उतना ही पानी ड्रॉप करके पहुंचता है।
इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, जहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज है, ऐसे जगहों पे ड्रिप सिस्टम एक वरदान की तरह है। बून मीन्स वरदान, वरदान की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ वीट इज सोन इन दी खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। खरीफ सीजन में कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं? रेनी सीजन क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, ऐसे क्रॉप्स जिनको वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो वीट तो एक रबी क्रॉप है, वीट विंटर में ग्रो किया जाता है। अगर इसको खरीफ सीजन में ग्रो कर दिया जाए तो क्या होगा? इफ़ वीट इज़ सोन इन दी खरीफ सीज़न दैट इज़ फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जून से लेकर के अक्टूबर तक के महीनों में जबकि रेनी सीज़न होता है, ऐसे मौसम में, ऐसे सीज़न में अगर वीट को ग्रो कर दिया जाए देन द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा जो क्रॉप है, जो फसल है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? लैक ऑफ रिक्वायर्ड सूटेबल टेम्परेचर, एक तो जो रिक्वायर्ड जो सूटेबल टेम्परेचर है, जिस तरीके का तापमान टेम्परेचर चाहिए वीट को, गेहूं की फसल को, वो तापमान उसको नहीं मिलेगा। अडेप्टेबिलिटी, ऐसे तापमान में जो उसके लिए सूटेबल टेम्परेचर नहीं है, वीट का जो क्रॉप है वो अडेप्ट नहीं हो पाएगा, मीन्स उसके हिसाब से ढल नहीं पाएगा। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट्स, और इस मौसम में जो कीड़े हैं, जिस तरीके के कीड़े हो रहे हैं, वो उनसे क्या होगा? फसलों को नुकसान पहुंचेगा। खरीफ सीजन इंक्लूड्स द रेनी सीजन विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट क्रॉप, क्योंकि खरीफ सीजन एक रेनी सीजन होता है और ऐसा मौसम वीट क्रॉप के लिए फेवरेबल नहीं होता है। वीट इज़ अ रबी क्रॉप देयरफॉर शुड बी सोन इन दी विंटर सीजन। वीट एक रबी क्रॉप है, रबी की फसल है, तो इसको किस मौसम में उगाना चाहिए? विंटर सीजन में। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टीन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। कॉन्टीन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड, एक खेत में बार बार लगातार अगर पौधे और जो फसलें हैं वो उगाई जा रही हैं तो क्या हो जाता है? सॉइल किस तरीके से अफेक्ट होता है? कॉन्टीन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर रेगुलर प्लांटेशन हो रहा है फील्ड में, बिल्कुल भी मिट्टी को खाली नहीं छोड़ा जा रहा है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल्स में वो बार बार निकलते रहेंगे, प्लांट को उनको एब्जॉर्ब करते रहेंगे, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी में वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। अब जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं मिट्टी में से, जो नेचुरली अर्थ में हैं, जो नेचुरली सॉइल से मिलते हैं, वो तो खींच लिए प्लांट्स ने रेगुलर प्लांटेशन की वजह से, तो अब क्या होगा? फार्मर्स को ऊपर से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, खाद इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि वापस से न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में डाले जा सकें। एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज़ बेनिफिशियल बट इट इज़ नॉट द केस विद द फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है मिट्टी में तो उससे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट अगर यही चीज़ फर्टिलाइज़र के साथ होने लगे, बार बार फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाने लगे, तो वो चीज़ गलत हो जाती है मिट्टी के साथ। एज एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। इससे क्या होता है? मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। अगर बार बार फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाए तो मिट्टी, एक समय ऐसा भी आता है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाती है, मिट्टी में कोई भी फसल आप लगाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेगी। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति हमेशा बनी रहे, फर्टिलिटी हमेशा बनी रहे, we have to substitute fertilizers by organic manure। सबसे पहले तो फर्टिलाइज़र की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो एक फसल जब आपने लगाई, एक फसल लगाई, उसके बीच में कुछ समय फील्ड को ब्लैंक छोड़ देना चाहिए और उसके बाद फिर से फसल लगानी चाहिए। तो समय समय पर फील्ड को, खेत को खाली भी छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा है, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन जब हमने डिटेल में देखे थे, वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दिया है। अच्छा, इस चैप्टर का मैंने एक क्विक समरी भी बनाया हुआ है, उसमें कुछ 10-11 पॉइंट्स हैं, तो वो भी जाके आप उस समरी को देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। ओके, सो वीड्स क्या होते हैं? इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद क्रॉप।
क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं अपने आप ही फील्ड पे। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इन्हीं अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। दीज कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। तो ये जो एक्चुअल फसल है उनके साथ कम्पीट करते हैं, मीन्स इनको भी पानी चाहिए, इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए मिट्टी में से, ये स्पेस भी कैप्चर करने लगते हैं और ये सनलाइट भी लेने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक हमारी एक्चुअल फसल के लिए ज़रूरी है उनको ये भी लेने लगते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो जो एक्चुअल फसल है उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर होने लगती है, अफेक्ट होने लगती है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो इनको हटा देना, जब वीड्स को रिमूव कर दिया जाता है फील्ड से, उस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। वीडिंग मैन्युअली भी होता है, मैन्युअल मीन्स हाथों से भी इनको जड़ों के साथ साथ उखाड़ लिया जाता है खेत से। वीड्स को कंट्रोल किया जाता है कुछ केमिकल्स का यूज़ करके भी। मैन्युअली अगर ना कर पाए और बहुत ही ज़्यादा वीड्स अगर उग गए हैं तो इनको केमिकल से भी कंट्रोल किया जाता है। ऐसे केमिकल्स को कहते हैं वीडीसाइड्स। बहुत पॉपुलर वीडीसाइड है 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल वीड्स। इनको स्प्रे कर दिया जाता है, छिड़काव किया जाता है पूरे के पूरे खेत में, तो जो वीड्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। तो इनके छिड़काव करने से जो एक्चुअल फसल है वो डैमेज नहीं होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस गिवन है जैसे ये, तो इनमें 1 2 3 4 ऐसे मेंशन है। तो जो ऑर्डर है वो करेक्ट नहीं है, सही ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। तो पहले क्रॉप क्या है? सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, देन इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग द फील्ड एंड मैन्योरिंग। तो इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने डिस्कस किया था, नंबर 1 स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी होती है, उसके बाद प्लोइंग होती है। प्लोइंग मीन्स वही मिट्टी की तैयारी में ही प्लोइंग होता है। प्लो करना मतलब मिट्टी को उलट पुलट करना, लूजन करना। जब प्लो हो जाती है मिट्टी, उसके बाद सोइंग, बीज को बोया जाता है। फिर मैन्योरिंग, खाद डालने का काम उसके बाद होता है। सिंचाई होती है ना, पानी दिया जाता है खेतों में। फिर क्या होता है, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उसकी कटाई होती है। कटाई होने के बाद सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री में फिर जो क्रॉप है, जो फसल है तैयार, उसको फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सो ये 10 क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइजेस से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आगे भी अगर इसी तरीके से सभी चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस आप इसी फॉर्मेट में चाहते हैं, नोट्स के फॉर्म में आप चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।